हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कंपनीज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कंपनीज क्या होती हैं? तो कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना सी कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है, मीन्स किसी ना किसी एक्ट के अंदर आएंगे, जो कि कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर आता है। तो क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। मींस अब मैं बोल देती हूँ कि रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस एक कंपनी है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सेट की गई है। इसके अंदर जो इसके आगे मेंबर्स हैं, मुकेश अंबानी और जो अनिल अंबानी एटसेट्रा, तो वो जो मेंबर्स हैं वो उनसे अलग है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप ये कहोगे कि मैंने रिलायंस के साथ काम किया है। तो वही है कि इसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी, मींस एक अलग से पहचान है। रिलायंस के नाम से इसको जाना जाता है, विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग है कि ये लगातार चलती रहेगी। ये नहीं है कि कोई कंपनी आपने 5 इयर्स के लिए सेटअप की है, वो तो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं उसमें होता है। अदरवाइज अगर आज आप एक कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वो कंपनी आप ये सोचते हो कि हमने उसको लाइफ टाइम चलाना है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग ये हुआ कि रेगुलर कॉन्टिन्यूस में करेंगे। और क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये फिजिकली तो कोई साइन वगैरह कुछ कर नहीं सकता, तो इसकी एक कॉमन सील होती है। जब वो कॉमन सील लग जाती है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, या जो भी आपका मैटर है, वो बाय लॉ एनफोर्स हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे कि कॉमन सील लगने के बाद वो लीगल हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंपनी। ये बाय प्रोफेसर हैने ने बोला है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन थी, और इस डेफिनेशन के अंदर सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि हमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स मिली है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी लॉ से क्रिएटेड है, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, और साथ के साथ इसकी कॉमन सील है। तो ये 4 to 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप करेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो, फीचर्स में भी लिख सकते हो। कई बार आप कह देते हो कॉर्पोरेट और कंपनीज दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कंपनी को ही ज्यादातर कॉर्पोरेशन बोल दिया जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश या जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके अंदर हम कंपनी वर्ड का यूज करते हैं। ओके, गॉट इट। तो अब हमारी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम ऑलरेडी 4 to 5 पॉइंट्स कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बार बार डिस्कस करना आई थिंक जरूरी नहीं है कि एक अलग से लीगल एंटिटी इसकी पहचान है। आप कहते हो कि मैं इस एबीसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, तो आप एबीसी कंपनी का एक नाम, कंपनी नाम दे देते हो। आप ये नहीं कहते कि मैं ए पर्सन के साथ कर रहा हूँ, बी पर्सन के साथ कर रहा हूँ, या सी पर्सन के साथ कर रहा हूँ। वो उनके ऑनर्स है, लेकिन आप कहते हो मैं एक एबीसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो हो गया आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कि कंपनी रेगुलर चलेगी, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं चलती है। नेक्स्ट वन है लिमिटेड लाइबिलिटी। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन हमारे इंडिया में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज ही एग्जिस्ट करती हैं। इसके अंदर क्या है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, विच इज नॉट पेड, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 10 का शेयर लिया है और आपने उस कंपनी के 4 रुपीज जो हैं वो पे कर दिए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 रुपीज के लिए ही लाइबल हो। ओके, तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट वन है कॉमन सील। जब कंपनी की वो स्टैंप लग जाती है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्स्ड हो जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं कि हमने शेयर्स को परचेज किया है, सेल किया है, और वैसे इसका आपको एक अलग से टॉपिक भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट वन है सेपरेट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, कि जब
अरबों की कंपनीज हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पूरे का पूरा रिलायंस का जो एम्पायर है वो क्या मुकेश अंबानी ही मैनेज कर रहे हैं? ऐसा नहीं है बच्चे। रिलायंस कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं वो थ्रू मैनेजमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इतना बिग एम्पायर है तो इसको संभालने के लिए मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। तो जो मैनेजमेंट है और ऑनरशिप है, ऑनर कौन है? मुकेश अंबानी है। तो ऑनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट की उसके अंडर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा शेयर्स पे अच्छा एक्वायरमेंट है, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से कंपनी को ऑनर्स से अलग समझा जाता है। नेक्स्ट वन है काइंड्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के 3 टाइप्स हैं। अनलिमिटेड कंपनी, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी डीपली समझते हैं। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? ये हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होती है, कभी भी अनलिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये नॉट लिमिटेड लाइबिलिटी है। अभी बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी, जब नाम से ही पता चला कि अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे जब पे करना है तो जो भी कंपनी के पर्सन हैं वो अपनी पर्सनल जो अमाउंट है पर्सनली भी अकाउंटेबल होते हैं। मान लो शेयर होल्डर्स ने एक शेयर पे मान लीजिए 1000 पे करना है, ठीक है। अब उन्होंने मान लीजिए 800 पे कर दिया और सारी एसेट्स आपकी खत्म हो चुकी है, एसेट्स को सेल कर दिया, तो भी कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी की लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो रही है। तो इट मींस जो 200 रुपीज की लाइबिलिटी और है वो क्या करेंगे? जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी पर्सनल जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें से भी उन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है अनलिमिटेड कंपनी का। तो पॉइंट्स क्या है कि ये एक प्राइवेट कंपनी होती है, इट्स नॉट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कांट बी ए पब्लिक कंपनी, ये कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होती, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वो हमेशा अपना सिक्योर लेवल चेक करती है और इनकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको शेयर कैपिटल से एग्जांपल दिया है और साथ के साथ ये पर्सनली भी अकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने 200 रुपीज अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे की है। तो ये था अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट वन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो ये होती है इसमें गारंटियर होते हैं, बट गारंटियर शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ज्यादातर केसेस के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स वो नहीं होते हैं, लेकिन उनको कंपनी का मेंबर बना दिया जाता है एज ए गारंटियर, ठीक है, जो कि एग्री हो जाते हैं कि कंपनी जब वाइंड अप करेगी तो हम उसकी जो नॉमिनल वैल्यूज हैं वो पे करेंगे। ओके तो इसलिए वाइंडिंग अप के टाइम पे ये ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया या कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, तो वो कंपनीज होती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 10 रुपीज का है, 4 पे कर चुके हैं, 6 हमने अभी पे करने हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर कंपनीज जितना शेयर्स उन्होंने पे कर दिया है अब वो उसके लिए लायबल नहीं है, बट जो अनपेड है शेयर्स की वैल्यू उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसके आगे इसके 3 टाइप्स हैं, जो कि है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अब मैं आपको ये अच्छी तरह से समझाने के लिए इसके अंदर हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस किया है, जिससे आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और ये आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा। तो नंबर ऑफ मेंबर्स, जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर जो मिनिमम है वो 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी के अंदर। इन्विटेशन टू पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। नेक्स्ट वन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक कंपनी के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नो रिस्ट्रिक्शंस कि शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो,
जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को रिस्ट्रिक्शन है कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी के लिए सभी आर्टिकल, चाहे वो आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, वो सभी मैंडेटरी हैं बनाने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी मैंडेटरी नहीं है। बट इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस है, अगर आपका आर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे 1913 बोल दिया था, वो बाय मिस्टेक है, तो वहां पे प्लीज 2013 ही नोट करना है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये चल रहा है। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स, जबकि पब्लिक में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। स्टैट्यूटरी मीटिंग, प्राइवेट कंपनी में कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर हर 6 महीने बाद जब आपका बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है कमेंसमेंट का, तो उसके हर 6 महीने बाद एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी ही कंपल्सरी है। और लिमिटेड वर्ड, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है, जबकि जो पब्लिक कंपनी के अंडर लिमिटेड वर्ड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इससे आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छी तरह से, आई होप, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन है, हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर कर रहे थे, 3 टाइप थी। फर्स्ट वन थी पब्लिक, प्राइवेट, और अब है ओपीसी। ओपीसी मींस 1 पर्सन कंपनी। ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही आती है। ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन होता है, ठीक है, एक ही पर्सन इसका मेंबर होता है, जो कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंडर आता है। और इस वो पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन मीन्स इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए, और इसकी पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपीज होनी चाहिए, तब ही वो ओपीसी स्टार्ट कर सकता है। और इसका जो मेन पर्पस है वो बिजनेस होना चाहिए, कि आपने ये 1 पर्सन कंपनी जो स्टार्ट की है वो बिजनेस पर्पस के लिए की है, ना कि कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए की है। इसके अंदर कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं 1 पर्सन कंपनी के अंदर। और इसके अंदर जो आपकी ओपीसी कंपनी है उसको कम से कम 2 साल तक आपको उसको ओपीसी रखना पड़ेगा सर्टिफिकेट मिलने के बाद, मीन्स कॉर्पोरेशन के बाद। आफ्टर 2 इयर्स के बाद ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाता है, अगर आपकी जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख हो गई है, या एवरेज टर्नओवर जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम आपका 2 करोड़ से ज्यादा हो गया है, तो आपको वो कन्वर्जन करवाना ओपीसी का, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो करवाना मैंडेटरी हो जाता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है या कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ओपीसी में बनाने कंपलसरी नहीं होते हैं। और इसके अंदर 1-2 पॉइंट्स और भी हैं कि चाहे आप ओपीसी वाला हो गया है, कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग वगैरह नहीं बुलानी पड़ती है इसके अंदर आपको। और एक पॉइंट और भी मैंने आपको बताना था कि हाँ जी, एनुअल जनरल मीटिंग है या कोई कॉरम मीटिंग है या कोई भी प्रॉक्सीज के लिए ओपीसी में अप्लाई करना जरूरी नहीं है। तो ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। आई होप आपको आज मैंने व्हाट इज कंपनी, तो वो कंपनी आपको पूरा डीपली समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस।